हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक नए शुरुआत से। हम लोग शुरू करेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक सीरीज। इसमें हम लोग जितने भी हमारे 10th यूपी बोर्ड में लेसन दिए हुए हैं, टोटल लगभग 13 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक, वन शॉट वीडियो के माध्यम से विद्या क्वेश्चन बैंक को ही हम बहुत विधिवत तौर पर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का डेट शीट आ चुका है। 18 फरवरी से संभवतः पेपर हो जाए, अगर डेट शीट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो। हम लोगों के पास लिमिटेड समय है, तो हम लोग ज्यादा गहन अध्ययन में ना फंसकर सीधा टू द पॉइंट बात करें। जो हमारे पेपर में आने की संभावनाएं हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने भी अपने समय पर विद्या क्वेश्चन बैंक का एज अ रिवीजन के तौर पर इसका प्रयोग किया था। आप लोग भी चाहें तो इसका रिवीजन के तौर पर, क्विक रिवीजन के तौर पर आप विद्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी गाइड है, चाहें तो आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि लगातार चाहे बच्चे हमारे बच्चे हों या हम लोगों के साथ जो पढ़ते थे या हम लोग भी जब पढ़ते थे, तो इसकी विश्वसनीयता तब से आप आज तक बनी हुई है। आप लोग चाहें तो इसको एज अ रिवीजन के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग आज से शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। इसको चाहे एमसीक्यू हो या वेरी शॉर्ट हो या इसका लॉन्ग आंसर हो, आराम से इसको एक्सप्लेन करके हम समझेंगे। ठीक, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक में कुछ जो पॉइंट दिए होते हैं क्विक रिव्यू नाम से, ये बहुत अच्छे दिए होते हैं कि जो मेन पॉइंट है इस लेसन में, ठीक है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप एमसीक्यू पर आइए। एक एक पॉइंट की हम जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पूर्ण होते हैं। अब उन रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, कुछ प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है और वह प्रतीक उनकी भौतिक अवस्था बताती है। प्रतीक का मतलब, जैसे कहीं पर अगर एस लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन, अगर यहाँ पर एस लिखा हो, कार्बन को ऑक्सीजन गैस, यानी अगर जी लिखा हो की उपस्थिति में जो हम गर्म कर देते हैं या जला देते हैं तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी जो एस लिखा हुआ है वो इसकी ठोस अवस्था को दर्शा रहा है, जो जी लिखा हुआ है वो इसकी गैस अवस्था को दर्शा रहा है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है? गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करते हैं? भाग लेते हैं, जिनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी नए उत्पाद या नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कारण क्या है संतुलित करने का? जिससे समीकरण में अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों ही तरफ, यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो। यानी अभिक्रिया के पहले भी उतनी परमाणु हो और अभिक्रिया के बाद भी, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है।
आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अभिक्रिया के प्रकार। जैसे बात करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या संयोग करते हैं और सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करें, इसके साथ कोई दूसरा उत्पाद ना बने, यानी कोई दूसरा उप उत्पाद ना बने, वह क्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अभी हम लोग बात की हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का कोनो यहाँ पर दूसरा उत्पाद बना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। अगला लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण हो? ऊष्मा का निर्माण हो, यानी ऊष्मा निकले, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, जैसे प्राकृतिक गैसों का दहन। भैया मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दो? जला दो। क्या कर दो? जला दो। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा जल, और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा। ऐसे समझिए, या हमारे घरों में एलपीजी हो गया या सीएनजी हो गया वाहनों में, ठीक है, ये सब जब जलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इससे क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हम कर पाते हैं अपने अलग अलग कामों में। अगला लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको चलाने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला लिखा हुआ है, दूसरी प्रकार, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर सकता है? विस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे भाई। जो पावर वाला होगा, अधिक पावर वाला, वो कम पावर वाले को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। वही यहां पर भी काम आता है, ठीक है। यानी कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? दो यौगिक होते हैं अभिकारक के तौर पर, उन दोनों यौगिकों के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है आयन विनिमय। तो यानी आयन विनिमय के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया असल में द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप कोई एक ऐसे उत्पाद का निर्माण हो जाता है जो उस विलयन में घुलता नहीं है, यानी अविलेय पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जो उस कंटेनर में या उस बर्तन में नीचे जाकर क्या होने लगता है? बैठने लगता है, तली में जाकर बैठने लगता है। वो क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। ठीक, जो नीचे तली में बैठता है उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। जाहिर सी बात है, बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें यौगिक या पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है या जुड़ता है, हाइड्रोजन भी निकलता है या जुड़ता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? लिखा हुआ है ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला लिखा हुआ है, अगर दूसरी अभिक्रिया लिखा हुआ है ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या हो? ह्रास हो रहा हो,
यानी वहां से ऑक्सीजन निकल रहा हो, या हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी क्या, अधिकतर अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन, या एक नाम इसको बोलते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो विद्या क्वेश्चन बैंक में जो क्विक रिव्यू वाले जो दिए गए हैं उन पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम एक एक प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक, कि अगर Fe2O3 की अभिक्रिया हम किससे करा दें? एल्युमिनियम से करा दें, क्या बन रहा है? Al2O3 और आयरन अलग हो रहा है। या जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बन रहा है? ZnSO4, एक साल्ट बन रहा है। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? आपको ये देखना है कि जो एल्युमिनियम है वो आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है, या जो जिंक है हाइड्रोजन को उसके यौगिक से क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु किसी दूसरे कम अभिक्रियाशील धातु या तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर कि FeCl3 की अभिक्रिया H2O से कराने पर और साथ में क्या है? Y दिया हुआ है, हमें ये आगे चल के Y बताना है कि ये Y क्या है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है? FeCl2 और H2SO4 और क्या मिल रहा है? HCl। अच्छा, इस सवाल को हम कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। संतुलित करने का मतलब कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जितने भी परमाणु उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इधर ऐसा कौन सा परमाणु गायब है जो इधर उपस्थित है? भाई एक ही दिख रहा है, सल्फर। क्या है? सल्फर। यानी कि जो Y है उसमें सल्फर होना चाहिए, तो यानी डी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये Cl2 यानी क्लोरीन है, इसमें सल्फर है नहीं। अब क्या करिए? परमाणुओं को गिनना शुरू करिए, और ऑप्शन में आयरन है नहीं तो आयरन को गिनने की जरूरत नहीं है। आप किसको गिनिए? हाइड्रोजन को गिनिए, ऑक्सीजन को गिनिए और सल्फर को गिनिए। चलिए हम हाइड्रोजन को गिनते हैं। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी इस तरफ हाइड्रोजन कितना है? 4 है। इस तरफ हाइड्रोजन 2 इधर है और 2 इधर, यानी हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो ऐसा ऑप्शन हो ही नहीं सकता जिसमें हाइड्रोजन हो, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा क्या? सिर्फ ए और सी। अब इसमें देखना है, चलो ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4, यानी इस साइड अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 कम है। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम SO2 लगा दें तो ये अभिक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ऐसा ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला प्रकार हम बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में हम जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है, ये असर्शन रीजन यानी अभिकथन और कारण वाला है। लिखा हुआ है निम्न प्रकार में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुने। इसमें क्या करना होता है? हम पहले अभिकथन देखते हैं, फिर कारण देखते हैं और ये चेक करते हैं कि अभिकथन सही है और कारण सही है। उसके बाद ये भी हम चेक करते हैं क्या जो कारण दिया गया है वो अभिकथन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि प्राकृतिक गैस का जलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है।
भाई प्राकृतिक गैस को जलाने के बाद हमें ऊष्मा मिलती है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा रिलीज होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये वाला जो अभिकथन है वो क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ठीक, अगला हम देखते हैं, लिखा हुआ है मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर या अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसका निर्माण करता है? जल का। जाहिर सी बात है, सही है कि मेथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, मेथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है, यानी कि जो कारण है वो क्या है? ट्रू है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें अभिकथन गलत हो और कारण सही हो। तो पहला इसमें लिखा हुआ है दोनों सत्य है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों सत्य हैं, ये भी नहीं हो सकता। सी में लिखा हुआ अभिकथन ए सत्य है, क्या अभिकथन सत्य है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी कथन ए असत्य है लेकिन कारण क्या है? सत्य है। ठीक, चलिए हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, इसमें कह रहा है कि दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार अभिक्रिया, यानी जो समीकरण जो दिया गया है ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई देखो, BaCl2 की अभिक्रिया H2SO4 से कराने पर क्या बन रहा है? BaSO4। असल में जो BaSO4 है ये क्या है? अवक्षेप। क्या होता है ये? अवक्षेप, यानी विलय में विलयन में अविलय पदार्थ होता है जो नीचे तली पर यानी कंटेनर में तली पर बैठना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है? HCl। देखो असल में ये दोनों है, ये अपने आयन में टूटेगा यानी Ba+2 और Cl- में, ये अपने आयन में टूटेगा H+ और SO4-2। अब यहाँ पर आयन का विनिमय हो जाएगा, ये मिलकर HCl बनाएंगे और ये आपस में अभिक्रिया करके BaSO4 बनाएंगे। ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में यहां पर दिया गया है कि योगात्मक अभिक्रिया नहीं, निराकरण अभिक्रिया नहीं, ये कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बन रहा है BaSO4 का अवक्षेप। चलिए अब हम अगले अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भाई कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर देते हैं, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? देखिए हमने अपना पहला वीडियो बनाया था कि कैसे आप फॉर्मूला बनाते हो, क्रिस क्रॉस ट्रिक वहां पर बताया था, उसके सहायता से आप अधिकतर सूत्र बना सकते हो। देखो लेड नाइट्रेट, लेड को हम लिखते हैं Pb+2, नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3-1। अब क्या कर दो? क्रिस क्रॉस, यानी 1 चला आएगा लेड के पास, 2 चला जाएगा नाइट्रेट के पास। आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, यहाँ पर हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है जिन अभिक्रियाओं में आयनों का क्या होता है? विनिमय होता है। बस इतना ही आप पढ़ के ऑप्शन टिक कर सकते हो। क्या होता है? आयनों का विनिमय होता है। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक,
हम बात करते हैं अगले सवाल पर। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक को अपने सामने रख कर और आप उसका रिवीजन कर सकते हैं और साथ में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सवाल का जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में वो संभवतः गलत दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 8वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार। जहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप उन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बात सही है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ठीक है, एकल उत्पाद बना है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। अगला लिखा हुआ, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक वियोजन अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड भी होना चाहिए। अगर कैल्शियम ऑक्साइड लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा दे दें तो ये वियोजित हो जाता, और किसमें, कैल्शियम के ऑक्साइड में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक। अगला है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, उन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में क्या है, फॉल्स है। तो इसमें हमें देखना है, लिखा हुआ है उपर्युक्त कथनों में से सही कथन नहीं है, यानी ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में सेकंड और थर्ड क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर सी लिख दिया गया है, ठीक है, गलती से हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर बी वाला सही है, ठीक। चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, लिखा हुआ है निम्नलिखित अपक्रिया दी गई है, ठीक है। देखिए ये वही है अपक्रिया, यहाँ का ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो स्टेटमेंट जो दिया गया है, लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर दें, अगर ऊष्मा दे दें तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो किस प्रकार की अपक्रिया है ये नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, ऑप्शन इसमें दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है किस प्रकार की अपक्रिया है, इसको चाहे वियोजन अपक्रिया बोलिए और चाहे अपघटन अपक्रिया बोलिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा इसको जूम कर लें। देखिए अगला सवाल है 10 नंबर, लिखा हुआ है कुछ एक रासायनिक अपक्रिया दी गई है। रासायनिक अपक्रिया में से कॉपर सल्फेट की अपक्रिया आयरन से करा दिया जाए तो बन रहा है फेरस सल्फेट और कॉपर। देखो ये एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अगर कॉपर सल्फेट की नीले विलयन में अगर आयरन की कील या कांटी या चूर्ण डाल दिया जाए तो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वो किस में बदल जाता है, हरे रंग के विलयन में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है फेरस सल्फेट यानी FeSO4, यानी कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला, और जब विलयन में फेरस सल्फेट बन जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा।
ठीक, बताना ये किस प्रकार की अपक्रिया है। भाई आयरन ने कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, इसलिए कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ये बहुत अच्छा सवाल हमें लगा है भाई। अब की बार विद्या क्वेश्चन बैंक में शायद इन्होंने नया सवाल ऐड किया है, एक अभिकथन और कारण वाला, और अगला ये वाला सवाल। ठीक, देखो इसमें 4 बीकर दिए गए हैं, 4 बीकर दिए गए हैं। ठीक है, अब इस बीकर में असल में आपको ये देख के इसमें बताना है कि इसमें विस्थापन अपक्रिया होगी या नहीं होगी। आप कैसे पता कर पाओगे, जब तक आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि क्रियाशीलता वाला जो श्रेणी है उसको आप नहीं पढ़े होगे, तब तक आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। जैसे हम बता रहे हैं, एक अपक्रियाशीलता की श्रेणी मैंने लिखवाई थी, ठीक है। जैसे देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन। ठीक, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यहां पर ये तत्वों की उनकी अपक्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाया गया है। हाइड्रोजन से जो ऊपर तत्वें हैं या धातुएं हैं, उनकी अपक्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनकी अपक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। यानी ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अपक्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक, और विस्थापन अपक्रिया में जो तत्व या अभिकारक ऊपर होगा वो नीचे वाले को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसे देखो यहां पर बीकर में लिया गया है सिल्वर, क्या लिया गया है, सिल्वर, और इसमें विलयन के तौर पर क्या भरा गया है, HCl। क्या ये अभिक्रिया संभव, यानी सिल्वर क्या हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित कर पाएगा। अब देखना है कैसे। भाई देखो हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है, और सिल्वर कहाँ है, नीचे, तो इसकी अभिक्रियाशीलता है ज्यादा और इसकी अभिक्रियाशीलता है कम। तो क्या सिल्वर की इतनी औकात है कि हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित कर पाएगा, नहीं। भाई बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक या जो दबदबा वाले हों, क्या उन पर हम कुछ आपत्ति या उनको उनके घर से हम निकाल सकते हैं, नहीं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। भाई अगर वो चाहें तो कोई भी आपत्ति करके सुबह हमारे घर के सामने क्या खड़ा हो सकता है, बुलडोजर खड़ा हो सकता है। भाई दबदबा है तो है। तो जिसका दबदबा होता है वो कम दबदबा वाले को विस्थापित कर सकता है, चाहे पद प्रतिष्ठा हो या किसी भी तरीके से हो। ठीक, तो हाइड्रोजन का दबदबा यहाँ पर ज्यादा है और सिल्वर का दबदबा क्या है, कम है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती। अगला है कॉपर और आयरन सल्फेट, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखना है कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है। इस केस में आयरन का दबदबा ज्यादा है, कॉपर का दबदबा कम है। तो क्या कॉपर की हैसियत है कि आयरन को विस्थापित कर दे, नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अगला लिखा हुआ है एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट। देखना है एल्युमिनियम कहाँ पर है, एल्युमिनियम यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पर है। हाँ, अब की बार सही है, यानी एल्युमिनियम का दबदबा है ज्यादा और कॉपर का दबदबा है कम। तो एल्युमिनियम कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला ही देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर नाइट्रेट। देखते हैं गोल्ड कहाँ है, नीचे, और सिल्वर कहाँ है, ऊपर, यानी सिल्वर का दबदबा है ज्यादा और गोल्ड का है कम। तो क्या गोल्ड की औकात है कि सिल्वर को विस्थापित कर दे, नहीं, तो परख नली 4 वाला भी नहीं संभव है। कह रहा है उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर बताइए कि किस परख नली में अपक्रिया पूर्ण होगी। तो क्या बताओगे, परख नली वाला कौन सा, तीसरा नंबर, कौन सा, तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। इसमें आप विस्थापन अपक्रिया और ये वाला अपक्रियाशीलता ऑर्डर, ये मिक्स कॉन्सेप्ट है। आप क्या कर सकते हो, इस सवाल को इंपॉर्टेंट टिक मार सकते हो।
ठीक है, चलिए हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा भाई जूम कर लें। चलो हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया का। उदाहरण क्या है भाई, 20 बार वही चीज पूछ रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बन का वायु में जलना कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है। और भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, अभी हम बात कर चुके हैं। ये कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया, यानी H2SO4। यानी जिंक की अपक्रिया अगर हम किससे करा दें? H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा? जिंक का साल्ट यानी ZnSO4 और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यह अपक्रिया कौन सी है? विस्थापन अपक्रिया। तो यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया। अगला लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl की अपक्रिया। यानी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया किससे करा दी जाए? HCl से। किससे करा दी जाए? HCl से। यानी CaCO3 की अपक्रिया करा दी जाए HCl से, तो यहां पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। असल में ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? ये द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अगला लिखा हुआ है ग्लूकोज की ऑक्सीजन से अपक्रिया। ग्लूकोज की ऑक्सीजन से अपक्रिया कराने पर किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। ठीक है, तो कह रहा है संयोजन अपक्रिया क्या होगा? तो संयोजन अपक्रिया कार्बन का वायु में जलना। अगला लिखा हुआ है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए अभी बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वे धातु हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। लेकिन अगर हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं अगर उन पर हम कोई भी अम्ल डाल देते हैं तो वो हमेशा कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है ना। और इसका एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है दो गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। जब कार्बन डाइऑक्साइड जलती है तो पॉप साउंड के साथ जलती है, यानी फटफट की आवाज के साथ जलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण भी लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पानी से अगर गुजरता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है चौथा नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। भाई ऐसा यहाँ पर क्या चीज लगा दें जिससे अभिक्रिया पूर्ण हो जाए? देखिए बढ़िया ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परीक्षण दिखा रहे थे, जो बता रहे थे वही है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं चूने का पानी। यानी परीक्षण है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा टिक होगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला लिखा हुआ है कि इन ऑप्शन में से है ना किसको गर्म करने पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही बनती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अगर इसको गर्म कर दोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, भाई इसका जारण करते हैं, क्यों? ये क्या है? ग्लूकोज। तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेड नाइट्रेट को जो हम गर्म करते हैं, पिछली बार सवाल आ चुका है, तो बनता है लेड का ऑक्साइड, साथ में बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड और बनती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये भी है सोडियम कार्बोनेट को भी जब गर्म किया जाएगा तो अपने ऑक्साइड में यानी सोडियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगला लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको साफ करके हम इसको जूम कर दें।
अगला सवाल दिया गया है कि इस अभिक्रिया में हमें बताना है कि किसका अपचयन हो रहा है या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए सभी का। देखिए जिंक धातु अभिक्रिया के बाद जब इधर आ रहा है तो इसके पास ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का देख लो, कॉपर ऑक्साइड अब क्रिया करने के बाद अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना या ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहला रहा है, अपचयन। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा किया जाए इधर से जिंक ऑक्साइड का अगर देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड जब जिंक में बदलता है तो यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। और कॉपर का इधर देख लो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें एक एक चीज हमें पढ़ना, लिखा हुआ है जिंक अपचयित हो रहा है, नहीं जिंक का अपचयन हो रहा है, नहीं जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, देख लो कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है, बात तो ये सही लिखा हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है कॉपर अपचयित हो रहा है, भाई कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला लिखा हुआ जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये भी तो ऑप्शन सही है भाई, है ना। तो यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं भाई। जिंक ऑक्साइड का भी तो अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ठीक है, आपका ये एमसीक्यू भी एक एमसीक्यू और होगा, ये है ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को क्या कराना है, मैच कराना है। लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका कलर बताना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जलाते हैं तो बहुत ही विग्रस चमक, यानी कि बहुत ही तेजी से चमकीले प्रकाश के साथ ही क्या करता है, जलता है, और वहां पर निर्माण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफेद ज्वाला, यानी कि ए को मिलाओगे 4 से। अगला लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बी ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने का जल। ठीक है, अगला कॉपर सल्फेट, भाई CSO4 अभी पढ़ा गया है, उसमें क्या डाल दें हम, आयरन डाल दें, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो किसमें बदल जाता है, हरे रंग में, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में क्या तोड़ते हैं हम, पानी का अपघटन, यानी H2O का अपघटन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का 4 सही है, बी का 3 सही है, सी का सेकंड सही है, और डी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट लेसन में 17 MCQ दिए गए हैं जिन पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे प्रकार के बारे में बात करने, लिखा हुआ है लघु उत्तरी यानी वेरी शॉर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, लिखा समीकरण का आधार यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के उपरांत भी अपरिवर्तित हो। वही कह रहा है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद हमेशा परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ठीक, चलिए हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक,
लिखा हुआ है, पहला ही सवाल दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको फॉर्मूले में लिखिए और फॉर्मूला लिखने के बाद में उसको संतुलित कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, इसकी अभिक्रिया किससे करा दिया जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। ठीक, सही है। के जलीय विलयन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन दोनों का परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 तथा जल बनाते हैं। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, हमने अपने एक वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सिखाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बहुत ही विधिवत तरीके से उस वीडियो को बढ़िया बनाया गया है और संतुलित करना सिखाया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है? बस अभिक्रिया के इस तरफ और अभिक्रिया के उस तरफ, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है। और इधर कितना है? 3 है। इधर देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। तो ऐसा क्या कर दें कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए? अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो हाइड्रोजन हो गया इधर 4, और अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो भी हाइड्रोजन हो गया 4। अगला देख लेते हैं। सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर ठीक है 1 है। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 2 6, इधर भी ऑक्सीजन 4 और 2 6। यानी जो हमारा समीकरण है वो क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। ठीक, अगला प्रकार अगर हम बात करें, लिखा हुआ है फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस दिया गया है P, यानी फास्फोरस की बात अगर की जाए, ठीक है, तो P है फास्फोरस। इसकी अभिक्रिया किससे करा दो? क्लोरीन गैस से। किससे करा दो? क्लोरीन गैस से। और क्या बन रहा है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ठीक, क्या करना है? बहुत छोटी सी अभिक्रिया है, इसको संतुलित करना है। इधर P 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, क्लोरीन इधर 2 है, लेकिन क्लोरीन इधर क्या है? क्लोरीन इधर कितना है भाई? क्लोरीन 5 है। ऐसा क्या कर दें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? अगर यहां पर हम किससे 2 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। और यहां पर किससे गुणा कर दें? 5 से। तो क्लोरीन का मामला तो हो गया फाइनल, लेकिन यहां पर फास्फोरस कितना है? 2। तो इधर भी हम किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें तो फास्फोरस भी बैलेंस हो जाएगा। यानी दोनों तरफ अभिक्रिया क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। अगला लिखा हुआ है कि जिंक की अभिक्रिया किससे करा दें? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से अगर हम करा दें, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3, और सिल्वर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। असल में ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर NO3 होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ देखते हैं। इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 1 है, सही है। इधर सिल्वर 1 है, इधर सिल्वर 1 है, सही है। लेकिन नाइट्रेट को इस साथ ले लो। नाइट्रेट इधर कितना? 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 है। तो ऐसा क्या कर दे? नाइट्रेट 2 हो जाए। अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो नाइट्रेट 2 इधर और 2 इधर, लेकिन सिल्वर डिस्टर्ब हो गया, तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए इधर से 2 लगा दें। तो यह क्रिया क्या हो चुकी है? हमारी संतुलित हो चुकी है। अगली अभिक्रिया दी गई है कि अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl से करा दिया जाए, क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अगर इसकी अभिक्रिया करा दी जाए तो बनता है मैग्नीशियम का क्लोराइड वाला साल्ट यानी MgCl2। और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। इधर मैग्नीशियम कितना दिया गया है? 1। इधर कितना है? 1, सही है। हाइड्रोजन इधर 1 है, लेकिन इधर 2 है। तो ऐसा क्या करें कि इधर 2 हो जाए? इधर 2 से अगर गुणा कर दें तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और क्लोरीन भी इधर 2 हो गया और इधर 2 है ही है। यानी यह क्रिया हमारी क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। ठीक है, या यहाँ पर ये कह रहा है, इसको फिल इन द ब्लैंक टाइप का, कि अगर मैग्नीशियम
की अपक्रिया ऐसा किससे करा दिया जाए जिससे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे, बताओ भाई, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर अपक्रिया करा दो तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगली अपक्रिया हम बात करते हैं कि बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया किससे करा दिया जाए, एल्युमिनियम सल्फेट से करा दिया जाए, जिससे किसका निर्माण होगा, बेरियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए ये देख लेते हैं अपक्रिया, यानी कि अगर बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल ट्रायल अपक्रिया करा दी जाए, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट यानी द्विविस्थापन अपक्रिया कुछ लग रहा है ये BaSO4 और क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ठीक है, बन रहा है। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इधर बेरियम 1 है, ठीक है, इधर भी बेरियम 1 है, ठीक है, मामला चंगा है। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, मामला चंगा नहीं है। इधर एल्युमिनियम 2 है, उधर एल्युमिनियम 1 ही है, यानी मामला चंगा है ये नहीं है भाई। इधर सल्फेट 3 है, इधर सल्फेट 1 है, मामला हो गया गड़बड़। अब हमें क्या करना है, ऐसा क्या किया जाए, देखो भाई ऐसा, यहां पर बेरियम 1 है, इधर बेरियम, ठीक है, यहां पर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। अगर इस तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, यहां पर बेरियम कितना हो गया 3 और क्लोरीन कितना हो गया 6। ठीक, और इधर अगर हमें बैलेंस करना है क्लोरीन को तो 2 से इधर गुणा कर दें तो क्लोरीन कितना हो गया 3 दूनी 6, मामला ठीक है। और इधर एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, मामला तो ठीक है। इधर बेरियम हो गया डिस्टर्ब, इधर किससे गुणा कर दो 3 से, अगर 3 से गुणा कर दोगे तो आपकी अपक्रिया क्या होगी, संतुलित। एक बार फिर से देख लो, इधर 3 बेरियम, ठीक, 3 बेरियम, ठीक है, 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन सही है, 2 एल्युमिनियम सही है, 3 सल्फेट तो 3 सल्फेट, यानी मामला क्या हो चुका है, चंगा हो चुका है। अगली अपक्रिया को संतुलित करते हैं, लिखा हुआ एल्युमिनियम की अपक्रिया कॉपर क्लोराइड से, चलो भैया करा लो, एल्युमिनियम की अपक्रिया कॉपर क्लोराइड से करा लिया गया। ठीक, किसका निर्माण होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, लो भैया बनाओ AlCl3। ठीक, और साथ ही साथ कौन अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। ठीक, कॉपर अलग हो गया, संतुलित कर लो, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, ठीक है मामला, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन ने क्या कर दिया, मामला गड़बड़ कर दिया, तो इधर 2 है और इधर 3 है, तो ऐसा क्या किया जाए, देखो भैया यहां पर अगर 2 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 3 दूनी 6, और इधर 3 से गुणा कर दो तो क्लोरीन कितना हो गया 3 दूनी 6, लेकिन जैसे यहां पर 3 लगा वैसे कॉपर भड़क गया तो इधर 3 लगाना पड़ेगा, और इधर जब 2 लगाए थे तो एल्युमिनियम भड़क गया था, इधर क्या लगाना होगा 2 लगाना हो गया, जिससे आपकी अपक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, अपक्रिया संतुलित करने के लिए आपको 6 सवाल दिए गए थे, पूरे सवाल हम लोग यहाँ पर संतुलित करना सीख गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, अगला सवाल अगले स्लाइड पर दिया गया है। ठीक है, फिर यही रिएक्शन को संतुलित करना है भाई, चलिए इसको जूम कर ले, संतुलित यहीं पर कर लिया जाएगा। चलो भाई थोड़ा पानी पी लें, मेरा पानी कहाँ गया। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, सीधा दोनों तरफ हम क्या करेंगे, परमाणु की संख्या देखेंगे। देखो
बेरियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया, एक्वस यानी जलीय बेरियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो भी एक्वस लिया गया है, से कराने पर हमारा बेरियम ब्रोमाइड एक्वस और वाटर का निर्माण हो रहा है। इस अपक्रिया को हमें संतुलित करना है। चलिए देख लीजिए। पहला है, यहाँ पर बेरियम एक है, इधर भी बेरियम एक है, ठीक है, मामला सही है। यहाँ पर OH एक साथ ही ले लो, लेकिन एक साथ लोगे तो यहाँ पर OH एक साथ नहीं, ठीक है, अलग अलग लेना पड़ेगा। चलो ऑक्सीजन 2 इधर है और 1 इधर है, तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि ऑक्सीजन उधर 2 हो जाए, इधर क्या कर दो 2 से अगर गुणा कर दो तो ठीक है, ऑक्सीजन वाला मामला तो ठीक हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दो तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। संभवतः अपक्रिया क्या हो जानी चाहिए, बैलेंस हो जानी चाहिए। हम देखते हैं ब्रोमीन की, 2 ब्रोमीन इधर है और 2 ब्रोमीन इधर है, यानी अपक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। अगला है पोटेशियम साइनाइड की अपक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन साइनाइड गैस। देखते हैं, इधर पोटेशियम 1 है लेकिन इधर पोटेशियम 2 है, तो इससे क्या कर दो 2 से गुणा कर दो, ठीक, 2 पोटेशियम हो गया, ठीक है। साइनाइड को एक साथ ले लो, यहाँ पर 2CN साइनाइड 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो, तो साइनाइड हो गया। हाइड्रोजन देख लो, 2 हाइड्रोजन इधर है 2 हाइड्रोजन इधर है, मामला ठीक है। सल्फेट इधर कितना 1 है और सल्फेट इधर 1 है, यानी ये भी अपक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। देखो भाई, अगर इसी तरीके से लगाओगे तो अपक्रिया संतुलित बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी में कई सारे स्टेप दिए गए हैं, ठीक है, लगते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से अपने अनुमान विधि के द्वारा अगर इसको लगाओगे तो आसानी से समीकरण संतुलित हो जाता है। और संभवतः हर साल समीकरण को संतुलित करने वाले सवाल जरूर आ जाते हैं, चाहे 2 ही नंबर के आ जाएं लेकिन आते जरूर हैं। तो इसलिए इन सवालों को विधिवत आप लोग रिवाइज करके ही जाइएगा एग्जाम में। अगला लिखा हुआ है कि अगर एल्युमिनियम की अपक्रिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड से करा दें तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए देख लेते हैं, एल्युमिनियम इधर 1 है इधर 1 है, ठीक है मामला। हाइड्रोजन इधर कितना है 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर किससे गुणा कर दिया जाए 2 से गुणा कर दिया जाए अभी फिलहाल, तो ठीक है मामला। क्लोरीन इधर 2 है लेकिन इधर क्लोरीन कितना है 3 है, तो मामला हो सकता है गड़बड़। चलिए इसको पहले बदलते हैं सम संख्या में, यानी 2 से अगर गुणा कर दो तो क्लोरीन कितना हो गया 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, कितना क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, ठीक। एल्युमिनियम इधर कितना हो गया 2, तो इधर क्या कर दो अगर 2 से गुणा कर दो, ठीक। लेकिन अब इधर भी हमें क्लोरीन क्या करना है 6, तो यहाँ 2 से ना गुणा करके किससे गुणा करना होगा 6 से गुणा करना होगा, तो 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 6, लेकिन इधर 2 है तो इधर किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो, तब जाके आपका ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अगला समीकरण हम देखते हैं, अगर मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, कार्बन इधर 1 है इधर भी 1 है, अभी ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4 है लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इसको 4 करने के लिए 2 से इधर गुणा कर दो। ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर कितना हो चुका है 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। अगला लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे, वाटर से यानी H2O से अपक्रिया करके किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। ये कुछ हमें सुनी सुनाई अपक्रिया लगती है, यानी कि ये प्लांट में होने वाला प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है, तो इस अपक्रिया को संतुलित मत करिए, याद ही कर डालिए, ठीक है। देखिए अगर यहां पर वाटर ना लिखा होता, वाटर ना लिखा होता तो यहां पर 6 यहां पर 6 और यहां पर 6 होता, ठीक है। यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल से अपक्रिया करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो स्टोमेटा के द्वारा उड़ जाती है, लेकिन
यहाँ पर वाटर क्यों लिखा है ये भी तो हमें जानना चाहिए। वाटर इसलिए लिखा है क्योंकि एक प्रक्रिया चलती है प्लांट में जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, जिसके माध्यम से वाटर का लॉस होता चला जाता है, इसलिए यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर जल लिखा हुआ है उत्पाद की तरफ, तो अगर यहाँ पर 6 आप लिखोगे तो यहाँ पर 6 और वाटर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे 12। कितना लिख दोगे 12। अलग अलग प्रकार के लिखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा संतुलित करने के लिए, है ना, तो ये भी सही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका ये भी सही है, ठीक है। अगला सवाल है, कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कॉपर का एक ऑक्साइड बनता है और कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं, इधर कॉपर 2 है, इधर कॉपर 2 है, अभी मामला ठीक है। इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, अभी मामला ठीक है। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, तो हमें ऐसा क्या करना पड़े कि मामला सेट हो जाए। इसको कर दो 2 से गुणा, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। कितना कर दो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करने से मामला ठीक नहीं होगा, ठीक है। यहां पर हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। यहां पर हमें गुणा करना होगा 3 से। चलिए 3 से इधर अगर गुणा कर दें तो कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 इधर है, तो इधर हम किससे गुणा कर दें 4 से। कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, सल्फर 2 दूनी, इधर भी 2 से गुणा कर दें और इधर भी 2 से गुणा कर दें, तो 2 और 2 दूनी 4, 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब मसला सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सल्फर कितना हो गया 2 और कॉपर कितना हो गया 4, तो अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 कॉपर हो गया और 2 सल्फर हो गया, यानी आपका क्रिया क्या हो चुका है संतुलित हो चुका है। अगला है कि अगर मैंगनीज का एक ऑक्साइड है, उसकी अब क्रिया HCl से करा दें तो किसका निर्माण हो जाता है मैंगनीज क्लोराइड और H2O, और साथ में कौन सी गैस यानी क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। चलिए इस अभिक्रिया को कैसे हम संतुलित करेंगे। देखिए मैंगनीज इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है, ठीक मामला। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही दिया है, तो इसको किससे गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें। ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर कितना है 1 है, लेकिन इधर कितना है 4 है। अगर संभवतः 4 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन इधर कितना हो गया 4 और 2 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन इधर, यानी 4 क्लोरीन हो गया। समीकरण हमारा क्या हो चुका है संतुलित हो चुका है। अगली और आखिरी अभिक्रिया लिखी हुई है कि अगर आयरन की अभिक्रिया वाटर से करा दें तो क्या बनता है आयरन का एक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखते हैं आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, यहाँ पर क्या कर दो 3 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दो 4 से गुणा कर दो। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया और इधर कितना है 2 ही है, तो किससे गुणा कर दो 4 से गुणा कर दो। अब क्रिया हमारा क्या हो चुका है संतुलित हो चुका है, यानी अब क्रिया को हम 2 प्रकार से संतुलित करना सीख चुके हैं, ठीक है। एक सीधा समीकरण ही दिया था और एक सीधा स्टेटमेंट यानी अभिक्रिया करके दिया हुआ था, तो दोनों प्रकार से हम संतुलित करना सीख चुके हैं। चलिए हम समय बिना बर्बाद किए दूसरे प्रकार पर आते हैं। अगला ये बढ़िया सवाल दिया हुआ क्या होता है जब, ठीक है, लिखा हुआ है क्या होता है जब सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 डालते हैं तो क्या बनता है भाई आयन एक्सचेंज हो जाएगा, तो बनता है BaSO4 का प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप और साथ में 2 मॉलिक्यूल NaCl का बन जाता है, ठीक है।
देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का हमें क्या प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यानी जो प्रिसिपिटेट बना है ये किस रंग का होगा, व्हाइट रंग का, तथा सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन में शेष रह जाता है। सही बात है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है उपयुक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए, यानी जो भी अभिक्रिया लिखी हुई है उसका संतुलित समीकरण लिखना है, जो कि ये लिखा गया है, ठीक है। अगला हम सवाल देखते हैं। लिखा गया है दिए गए तथ्य को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं, देते हैं जवाब जैसा आप कहिए। पहले देख लें भैया ये कहना क्या चाह रहे हैं। लिखा हुआ है, अच्छा इसको और जूम कर लें तब मजा आएगा। लिखा है राहुल एक कुशल चित्रकार है, ठीक है भाई, होगा अपने घर का होगा, हमसे का मतलब। उसने एक सफेद रंग का पाउडर तथा यौगिक एक्स को पानी में मिलाया है, ठीक है। एक्स को पानी में काहे मिला दोगे, इतना गुस्सा हो गया एक्स को कि उठा के पानी में मिला दिए। भाई ये क्या मतलब है, अरे एक्स है जाने दो, तू नहीं तो कोई और सही, अब एक्स को उठा के पानी में झोंक दो, ये तो गलत बात है राहुल भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला लिखा है यौगिक एक्स ने पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया कर ली और यौगिक क्या बन गया, और वाई और बड़ी मात्रा में क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, ले मसला हो गया एक्स के साथ। फिर राहुल ने दीवारों को सफेदी करने के लिए यौगिक वाई का उपयोग किया। ग्राहक राहुल की काम से संतुष्ट नहीं था, काहे संतुष्ट होगा, एक्स को उठा के पानी झोंक दिए, काहे संतुष्ट होगा, क्योंकि दीवारें चमक नहीं रही थी, काहे चमकेंगी भाई। लेकिन राहुल ने उसे गारंटी दी कि दीवारें 2-3 दिन बाद चमकने लगेंगी, ऐसा तो नहीं डिफॉल्टर निकल गया भाई, चूना लगा के भाग गया। और सफेदी करने के 3 दिनों बाद दीवारें चमकदार हो गई। भाई वाह, राहुल तो कलाकार निकला। साइंस पढ़ा था मुझे लग रहा है सनराइज कोचिंग से, ठीक। चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, ठीक है भाई बताते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है। और लिखा हुआ है दीवारों की चमक के लिए उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, एक्स और वाई की सामान्य नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को भाई जो डाला गया था पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में झोंक दिया गया था, जो वो एक्स था वो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर उसको पानी में डाल दिया गया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ क्या बन रहा था, ऊष्मा, क्या बन रहा था, ऊष्मा। तो जो बन रहा था वो क्या था, वाई, क्या था, वाई, ठीक है। तो अभिक्रिया तो ये हो गई। तो चमकने के लिए जो उत्तरदायी है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखा हुआ है अभिक्रिया क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सफेद रंग का, और क्या बनता है, ऊष्मा। लिखा यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रकार यह एक कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। जाहिर सी बात है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए एक समीकरण लिखा हुआ है पूरा, कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये लगाने के बाद क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इससे अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड इससे अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ वाटर, और ये कैसा, व्हाइट कलर का,
कैसा? व्हाइट कलर का। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके कांटेक्ट में आया तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, और दीवार एकदम चमकने लगी। यानी राहुल भाई जो थे वो क्या सनराइज में पढ़े थे और विज्ञान जानते थे, इसलिए जो भी इनके घर पेंट करने गए उनको आश्वासन दिया कि भैया 2-3 दिन में अगर आपकी दीवार चमकी नहीं तो सारा मैं अपना पैसा वापस आपको दे दूंगा। ठीक है, ये नौबत ही नहीं आई। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल लिखा हुआ क्या होता है जब, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, ये सवाल आ चुका है। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। भाई लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और साथ ही साथ कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगला लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है, यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? वही द्विविस्थापन आयन एक्सचेंज, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। भाई जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? उस धातु का क्या बनाएगा? जिस धातु का क्षार होगा उस धातु का बनाएगा लवण और जल अलग, उदासीनीकरण क्रिया है भाई। अगला है एसिडिक अम्ल, जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरे वाले चैप्टर में जब लिखा वहां पर पढ़ा जाएगा कि जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका लवण बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का निर्माण होता है। ठीक है, अब विद्या क्वेश्चन बैंक में क्या है, कहीं कहीं पर हैंड रिटन नोट्स दे दिया गया है ताकि बच्चे अगर पढ़ें तो उसको ये भी देखें कि हाँ किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया। ये सब चीजें हम लोगों के टाइम पर नहीं थी, हम लोगों के टाइम पर सीधा पूरा प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता था। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही क्या है? संसार का नियम है। अगर समय के हिसाब से अगर परिवर्तन नहीं करेंगे हम अपने अंदर तो क्या हो जाएगा? हम पीछे हो जाएंगे। या प्रकृति को अगर देखा जाए, अगर प्रकृति में बदलाव के अनुसार अगर हम अपने आप को परिवर्तन या अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते तो प्रकृति हमें क्या कर देती है? धीरे धीरे करके अपने अंदर से हटाने लगती है, यानी विलुप्त करने लगती है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो अब धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समय के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाए या परिवर्तन नहीं कर पाए। चलिए अब यहाँ पर हम अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार के बारे में बात करते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित हमें बताना है। इसमें क्या बताया जाए? देखो लिखा है, सबसे पहले बात करेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी या दहन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा का भी निर्माण हो, क्या कहलाता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो दिया गया उदाहरण, यानी प्राकृतिक गैसों का जलना, यानी जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं तो निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जल, और साथ में क्या निकलता है? ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, अगला हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको चलाने के लिए हम बाहर से ऊष्मा देते हैं, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लिखा हुआ है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा क्या हो? अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है N2 और O2, इसको चलाने के लिए हमें बाहर से क्या देना है? ऊष्मा। बाहर से क्या दे दो? ऊष्मा। चाहे यहां पर लिख दो ऊष्मा, तो क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2NO2 यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रकार पर आते हैं। ठीक है भाई, फिर संतुलित करने वाली प्रक्रिया दी गई है। लिखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। और ये ग्लूकोज
को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको याद ही रखो, यहाँ पर 6 लगा दो, यहाँ पर 6 लगा दो और यहाँ पर भी 6 लगा दो। क्या हो गया, आपकी अभिक्रिया संतुलित, है ना। ये हमारे पाचन में होने वाली अभिक्रिया है। जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है तो कोशिका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका जारण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करती है। साथ साथ क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा, जो हमारे शरीर में अलग अलग जैव प्रक्रमों तथा अलग अलग पदार्थों के संश्लेषण में प्रयोग में आ जाती है। ये टॉपिक हम बायो के पहले अध्याय जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला सवाल, सोडियम की अभिक्रिया अगर हम एथिल अल्कोहल से करा दें तो क्या बनेगा, CH3CH2ONA। और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल होता है, जो छोटे अल्कोहल होते हैं जैसे एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, इनका जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो हाइड्रोजन निकलेगा और सोडियम वहां पर लग जाएगा। ठीक है, अब क्रिया को संतुलित करिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम यहाँ पर कितना है, 1, इधर कितना है, 1। अभी मामला ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 2, यहाँ पर कार्बन 1, 2। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5 और 1 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3, 2 5 और 2 7। तो ऐसा क्या किया जाए कि मामला ये बैलेंस हो जाए। चलो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 2 कर दिया जाए, यहाँ पर 2 कर दिया जाए और यहाँ पर भी 2 करके, चलो देखते हैं। 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर। ठीक है, मामला बैलेंस हो गया। यहाँ पर कार्बन कितना हो गया, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कार्बन 1 1 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, मामला क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। चलिए, अगला यहाँ पर सवाल दिया गया है, लिखा हुआ है 8वां नंबर सवाल है, आपके मित्र ने फलों को काटने के लिए लोहे का चाकू प्रयोग किया जिससे फल पर क्या लग गया, दाग पड़ गया। यह क्यों हुआ। जब हम फलों को काटते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेब सबसे बढ़िया उस पर दिखता है, अगर आप आयरन की चाकू से काटते हो तो उस पर ब्राउन कलर का एक स्पॉट पड़ जाता है। रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर क्यों पड़ता है। लिखा हुआ है लोहे का चाकू फलों के रस में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का मतलब एक जंग का निर्माण करता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसके कारण कटे हुए फल पर दाग पड़ जाता है। भाई, जब लोहे की या लोहे की कोई बनी वस्तु पर अगर हम अम्ल इवन जब ज्यादा टाइम तक सरिया वगैरह छतों पर पड़ी रहती है तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो फल है, फल में कुछ अम्ल पाए जाते हैं, अलग अलग फलों में अलग अलग एसिड पाया जाता है। वो जब आयरन से अभिक्रिया करता है तो अपना एक ऑक्साइड बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है, जो वहां पर दाग या धब्बे के रूप में दिखाई देता है। बात करते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया, है ना। बात कर चुके हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी एक यौगिक का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे यौगिक का अपचयन हो, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ ही साथ चलती हो, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। लिखा हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या हो, ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का क्या हो, अपचयन हो, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव रिएक्शन दिया गया है। देखो, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो कॉपर तथा जल का निर्माण होता है। देखो, कॉपर ऑक्साइड जब इधर जा रहा है तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। रीजन भी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का हो रहा है ह्रास। हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर जाने के बाद जब वाटर बन रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लिखा हुआ ऑक्सीजन की प्राप्ति। तो इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, अर्थात यह क्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक, चलिए दूसरा हम बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ दिए गए हैं
नाम उनको परिभाषित करना है और एक एक उदाहरण देना है, जैसे संक्षारण और विकृत गंधिता, है ना। ये अक्सर 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अगर डिटेल में पूछना है तो इनका उपयोग, इनका कारण पूछ लेता है। अगर 2 ही नंबर में छोटे सवाल में देना है तो सिर्फ इनकी परिभाषा या पूछ लेते हैं ये क्या है। तो बात करते हैं संक्षारण। देखो, जब कोई धातु या धातु की बनी वस्तु आर्द्रता, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होने लगती है। संक्षारित का मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होने लगता है, और यही परिवर्तन, यही संक्षारित होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे आयरन वगैरह या घर पे काम लगा हुआ है तो सरिया वगैरह बचता है भाई, इसको उठा के छत पे या कहीं बाहर खुले में रख देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको उठा के बक्सा में रख देंगे या कुछ ऐसा जुगाड़ करके रख देंगे जिससे इसमें कुछ कमी ना हो पाए, ऐसा तो है नहीं। उठा के छत पे या कहीं बाहर रख दिया और उस पे बाहर वातावरण से चाहे वायु हो या कोई नमी हो एक्ट करता है और उसमें क्या लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। क्या लगता है, मूर्छा। मूर्छा लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण। कभी कभी जो चांदी की गहने होते हैं, जैसे मम्मी वगैरह पहनती हैं, पायल हो गया, बिछुआ हो गया, है ना, तो इन सभी में आप देखते होंगे कुछ परत चढ़ जाती है, ब्लैक कलर की, काली कलर की परत चढ़ जाती है। और मम्मी लोग क्या करती हैं, भाई बचाना तो है ही है लोगों को, चाहे कितना भी कमाती हो या कितना भी पैसा रखा हो, लेकिन 5-5 रुपए भी इन लोगों को जोड़ना रहता है। तो क्या करती हैं, पायल को लेंगी, निरमा वाले पानी में डालेंगे और ब्रश से घिसना शुरू, 50-100 रुपए आराम से ये बचा लेती। तो जो उस पर काली परत चढ़ी होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा, संक्षारण के द्वारा। ऐसे कॉपर के वायर पर ग्रीन कलर यानी हरे कलर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसे लिखा हुआ है चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। अगला भी लिख सकते हो, लोहे में जंग लगना। विकृत गंधिता क्या है भैया, समझिए। विकृत गंधिता में क्या होता है, जब तेल या वसा का मतलब फैटी चीज है, ये जब वायु के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, इनका टेस्ट बदल जाता है और इनकी स्मेल भी बदल जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि वो पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। लिखा हुआ है जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है। भाई वो अजीब गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। लिखा हुआ जैसे अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना कौन सी प्रक्रिया है, विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। इसमें बचाव कैसे करते हैं भाई, जैसे सबसे पहले संक्षारण में बात कर लेते हैं, इसका कैसे बचाव करोगे भाई। कोई आयरन या लोहा की बनी कोई वस्तु है, उस पर क्या कर दो, पेंट वगैरह लगा दो, नहीं खराब होगा, है ना। या तेल ग्रीस लगाकर समय समय पर उसका ग्रीसिंग करवाते रहो, खराब नहीं होगा। या मिश्र धातु में परिवर्तन करा दिया जाता है, मतलब आयरन के साथ या किसी और धातु का जब आपस में, मिश्र धातु का मतलब ये समझिए, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण तैयार होता है वही क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल हो गया, जैसे कांसा हो गया, जैसे स्टील हो गया, इस्पात, है ना। तो ये सब क्या है, मिश्र धातुएं हैं। इनमें सिर्फ अकेला कोई धातु नहीं है, कई धातुओं को मिला के इनको बनाया गया है और ये जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है। विकृत गंधिता कैसे हम बचाएंगे भाई, अपने सामान को, जो अपने खाद्य पदार्थ हैं, इनको ऐसी जगह पर रखो जहां पर या तो वायु ना हो, ठीक है। जैसे वायु रोधी जगह पर इसको रख दो या फ्रिज में उठा के रख दो, या जैसे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर दो कि वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना हो पाए। जैसे चिप्स या कुरकुरे वाले पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कारण क्या है, ताकि विकृत गंधिता से बचा जा सके। चलिए
हम अपने अगले सवाल पर आते हैं भाई। भाई वीडियो धीरे धीरे संभवतः लंबी होती जा रही है, लेकिन चलिए तब भी हम प्रयास करते रहेंगे। लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण देते हुए क्या करिए समझाइए, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताइए। कुछ नहीं है, ऑक्सीकरण वही है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखा हुआ है जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, या हाइड्रोजन का त्याग या ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है या जलता है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दो, जला दो, बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। HCl की अभिक्रिया मैंगनीज ऑक्साइड से कराने पर क्या बन रहा है? मैंगनीज क्लोराइड और वाटर, और कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस। ठीक है, यानी यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। मेरी शॉर्ट आज हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में जो अगला सवाल होगा प्रकार वो हम आगे पढ़ लेंगे। कोई सवाल छूट तो नहीं रहा? ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखा हुआ है जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिसको आयन कहते हैं, का आपस में क्या होता है? एक्सचेंज या आदान प्रदान। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय के फलस्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर फिर से सवाल दिया गया है संतुलित करना। ठीक है, लिखा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये शायद एनसीईआरटी में दिया गया है। लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो लिख लो CaOH का होल ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से कराया जा रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल यानी CaCO3 तथा जल का निर्माण हो रहा है। चलो इसे पीछे पढ़ चुके हैं, देखते हैं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, मामला भी सही है। ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4, मामला सही है। ऐसा तो नहीं संतुलित है? 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, यानी ये पहले से ही संतुलित है, यानी कि हो गया मोए मोए। अगली बात लिखा हुआ है जब जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, यानी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये विस्थापन अभिक्रिया है भाई। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग। क्या हो जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा। चलिए जिंक अकेला इधर एक है, ठीक है मामला, जिंक इधर अकेला है, ठीक है। सिल्वर इधर एक है, सिल्वर इधर एक है, लेकिन नाइट्रेट इधर एक है और उधर 2 है, तो इधर 2 से गुणा कर दे, नाइट्रेट तो 2 हो गया, लेकिन सिल्वर भड़क गया भाई। क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। अब क्रिया क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। पहले समझ लीजिए ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है और अपचायक पदार्थ क्या है। देखिए ये संभवतः हमने बताया है अपने पहले वीडियो में, ठीक है। यहां पर भी समझ लीजिए ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो? ऑक्सीकरण हो, वो उस अभिक्रिया में अपचायक की तरह कार्य करते हैं, ठीक। और ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है वो उस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना है कॉपर जलीय जिंक ठोस से जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर ठोस
तथा जिंक जलीय का निर्माण, यहाँ पर आयन के रूप में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें बात करना है कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर हम बात करेंगे कौन अपचायक की तरह कार्य करेगा और कौन ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉपर प्लस प्लस यानी +2, अब क्रिया करता है जिंक से, बनता है कॉपर और जिंक प्लस प्लस। देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसका होता है अपचयन, और अगर ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होती है यानी बढ़ जाता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। देखो जब कोई धातु वैसे ही अवस्था में लिखी हो तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0, यानी कॉपर +2 से किस में जा रहा है 0 पर, तो +2 से 0 जाने पर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कम हो रही है, अर्थात ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 में हो रही है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, जिससे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। हमने बात किया है कि ऐसे पदार्थ जिनका अभिक्रिया में क्या हो, अपचयन, वो किसकी तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। और जिनका होता है ऑक्सीकरण वो काम करते हैं अपचायक की तरह। किसकी तरह, अपचायक की तरह। यानी तो कॉपर +2 जो हो गया वो ऑक्सीकारक हो गया और जिंक जो हो गया वो अपचायक हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और जिंक अपचायक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है या प्रदान करता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ, अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। इसमें क्या देखना है भाई, जो तीर के इस तरफ लिखे हैं वो क्या है, अभिकारक, जो तीर के उस तरफ लिखे हैं वो क्या है, उत्पाद हैं। देखो निम्नलिखित अभिक्रिया भाई इधर वाले यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, आयरन और कॉपर सल्फेट ये क्या है, अभिकारक। जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, फेरस सल्फेट और कॉपर ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए, जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें अगला जो इसका दिखा हुआ है इसको क्या करना है, संतुलित करना। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करिए, लिखिए। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl से क्या किया जाता है, अपकृत किया जाता है या अपक्रिया कराई जाती है तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अपक्रिया को संतुलित करना है, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, मामला भी ठीक है। कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। ऐसा क्या किया जाए कि मामला संतुलित हो जाए। ठीक, देखिए ऑक्सीजन इधर, ठीक, चलो पहले इधर गुणा कर लेते हैं, इसको एक बार को भाई साफ कर लें तब। अगर यहां पर हम किससे गुणा कर दें, 2 से अगर यहां पर गुणा कर दें तो देखिए कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, क्लोरीन इधर कितना है, 2 है, क्लोरीन इधर कितना है ना। तो ये समीकरण संतुलित अभी नहीं है। नहीं भाई, सही तो है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 और इधर कितना है, 2 और 1 3, सही है। अब क्या हो गया, संतुलित। ये वाटर वाला क्या कर रहे थे, हम भूल रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, तो 2
इधर एक इधर, सब सोच रहे होंगे मास्टरवा चश्मा भी लगाया है तब भी नहीं देख पा रहा। ना भैया, भूल हो जाती है कभी कभी। अगला है नाइट्रोजन की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या बन रहा है, अमोनिया बन रही है। चलिए अपक्रिया बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन इधर एक इधर, ऐसा क्या कर दो भाई, चलो इधर 2 से गुणा कर दो, चलो कर दिया, 2 नाइट्रोजन, मामला बैलेंस। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, इधर 2 ही है तो किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा, आपकी अपक्रिया क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अगला है बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम सल्फेट से कर लेते हैं, चलो इधर भैया कर लो, पूरे अध्याय में संतुलित करना ही है भाई। बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2। अगला क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4, Na2SO4। चलिए अब क्रिया कराइए, क्या बनेगा, BaSO4, पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देख लीजिए, और क्या बन रहा है, NaCl, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NaCl का बनेगा। अब क्रिया ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। देखा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। अब चयन अपक्रिया क्या है और द्वि अपघटन अपक्रिया क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं भाई। ठीक है, लिखा हुआ है ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर कॉपर तथा वाटर का निर्माण होता है। लिखा हुआ अपक्रिया में कॉपर, यहाँ पर इसका स्टेट क्या है, +2, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, अतः ये अपचयित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, द्वि अपघटन अपक्रिया। लिखा है द्वि अपघटन अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 2 यौगिकों के आयन परस्पर 2 नए यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वही है कि अपने आयन के विनिमय से किसी नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। क्या कहलाता है, द्वि अपघटन बोलो या द्वि विस्थापन बोलो। जैसे यहाँ पर लिखा कॉपर सल्फेट, जब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है कॉपर सल्फाइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। अगला सवाल लिखा हुआ है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, पहले लिखा हुआ है सोडियम जल से क्रिया करता है। भाई इसको तो हम लोग देखे ही हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में कि सोडियम का छोटा सा टुकड़ा पानी में डाल देते हैं या तालाब में फेंक देते हैं तो वहां क्या होने लगती है, आग पकड़ लेती है, विस्फोट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलती है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो लिखा हुआ है सोडियम की अपक्रिया जब जल से कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अधिक मात्रा में निकलती है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड जल से अपक्रिया करता है। भाई कैल्शियम ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखा हुआ है लाल तत्व लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित अगर करते हैं तो क्या बनेगा, आयरन पर हम अगर वाटर का वेपर अगर देते हैं तो बनता है आयरन का एक ऑक्साइड यानी Fe3O4 और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। कहां पर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चलिए अगले हम सवाल पर आते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक ही स्लाइड बची हुई है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं। इसको थोड़ा हम ऊपर स्लाइड कर लें और जूम कर लें। लिखा हुआ है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए, या अथवा करके वियोजन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, ऊष्मीय अपघटन क्या है, संयोजन अपक्रिया क्या है। ठीक है, या कार्बनिक यौगिकों में संयोजन अपक्रिया तथा विस्थापन अपक्रिया क्या है। यानी इस प्रश्न में हम अलग अलग प्रकार के
अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर सकते हैं क्योंकि एक ही सवाल में पूरे सभी अभिक्रियाओं के बारे में ये बता दिया है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी उत्पाद का निर्माण कराते हैं तो क्या हो जाती है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपादित हो जाती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से लिखा गया है। भाई मैग्नीशियम धातु है, उस पर क्या डाल दिया गया, HCl, तो किसका निर्माण हो गया, मैग्नीशियम का क्लोराइड वाला लवण बन गया यानी MgCl2, और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तीर के इस तरफ जो लिखा है वो क्या होता है, अभिकारक, और तीर के इस तरफ जो बन जाता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। लिखा हुआ इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिकारक तथा मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन को परिणामी या उत्पाद, परिणामी का मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना है, परिणाम के फलस्वरूप क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया को आगे क्या लिखा हुआ है देख लिया जाए। इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ उत्पाद को रासायनिक सूत्रों द्वारा, भाई ये सब जो चीजें लिखा हुआ है ये क्या है, जो पदार्थ हैं अभिकारक को चाहे उत्पाद, उनके सूत्र के रूप में लिखा गया है, के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ उत्पाद और अभिक्रिया के बाद नहीं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को जब हम उनके सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात कर देंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कुछ प्रकार हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसको हम बात कर चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया में किसी उप उत्पाद का निर्माण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद बनता है। जैसे लिखा हुआ है सोडियम धातु क्लोरीन से, क्लोरीन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम Cl2 से जलकर बनाता है NaCl। मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। भाई ये सब किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन अथवा एल्काइन अणु का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह से योग होता है तथा असंतृप्त अणु का कोई भाग अणु से पृथक नहीं होता। एथिलीन C2H4 अर्थात एथाइन तथा एसिटिलीन, ये है एथीन और ये क्या है, एथाइन। हैलोजन, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्कोहल आदि से संयोजन अभिक्रियाएं करते हैं। आप लोगों में एक अभिक्रिया एनसीईआरटी में दिया गया है 10th में, ठीक है, एक अभिक्रिया दिया गया है यानी कि एथिलीन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से करा दिया जाए उत्प्रेरक के तौर पर निकेल चूर्ण, और तापमान कितना लिया गया है, भाई तापमान कितना लिया गया है, 200 से 300 डिग्री, तो क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है। क्या बनता है, एथेन। यानी देखिए C2H4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इसके पास है और 2 हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक। ये क्या है, एथीन है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से अगर करा दिया जाए
इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, निकिल चूर्ण। तापमान कितना है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन जाकर इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जाके इस वाले कार्बन पर, तो क्या बन जाता है, CH3 यानी इसको फॉर्मूले के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं C2H6, यानी एथेन से किसका निर्माण हो गया, एथेन का निर्माण हो गया। ऐसे ही यहाँ पर होता है एथाइन, एसिटिलेट का मतलब एथाइन, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बार बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा, C2H4। दूसरा अगर फिर अब क्रिया करा दो, फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा, एथेन। यानी एथाइन से एथेन कैसे बनाओगे, एक बार जब निकिल चूर्ण तापमान 200 से 300 क्या बनेगा, एथीन। फिर अगर आप क्रिया करा दो निकेल चूर्ण और तापमान दे दो 200 से 300, क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ इसमें असंतृप्त यौगिक असंतृप्तता कम करके किसमें बदल जाता है, संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम कार्बन एंड कंपाउंड में बात करेंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक में, कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो संतृप्त एल्केन और असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्रिया लिखा हुआ है वियोजन अपक्रिया। लिखा वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। यह अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत, यानी ये बाह्य कारक हैं। जो वियोजन अपक्रिया होती है वो किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और वो बाह्य कारक उस यौगिक को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, वियोजन अपक्रिया निम्नलिखित है, जैसे अगर वो बाह्य कारक यानी वियोजन अपक्रिया अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है तो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, उसमें वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो प्रकाश वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में होगा तो विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। उसमें अपघटन में लिखा हुआ है जब किसी पदार्थ के वियोजन की अपक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसे लिखा हुआ पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन यानी KClO3 को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड तथा कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड को ऊष्मा की उपस्थिति में क्या कर दो, जला दो, यानी अपघटित करा दो, क्या बनेगा, KCl, और कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर किसमें बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लिखा हुआ है। चलिए अगली हम बात करते हैं, अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला लिखा हुआ है फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जहां फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर का एक ऑक्साइड भी और बनता है जिसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इसको थोड़ा और हम जूम कर लें। ठीक है, ये आखिरी स्लाइड है भाई, परेशान मत होइए। लिखा हुआ है फेरस सल्फेट का, क्या करते हैं जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो बनता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में सल्फर के दोनों ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जो फेरस सल्फेट होता है वो किस रंग का होता है, हरे रंग का। हम लोग पढ़ चुके हैं कॉपर सल्फेट वाले विलेन में जब आयरन की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला विलेन फेरस सल्फेट वाले हरे विलेन में बदल जाता है। जो ये फेरिक ऑक्साइड किस रंग का होता है, भूरा रंग का। यही भैया क्या है, जंग है। जंग का रंग कैसा होता है, भूरा भूरा। छत पे जाओ दौड़ के, और छत पे जाओ या किसी जो बाहर लोहे वाली वस्तु रखा होगा उस पे एक परत चढ़ेगी भूरे भूरे रंग की, उसको साफ करके उंगली पर रखकर देखो रंग कैसा होगा, भूरा रंग का होगा। अगला लिखा हुआ है मरकरी ऑक्साइड का वियोजन।
मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर या मरकरी तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी मरकरी का एक ऑक्साइड है, अगर ऊष्मा की उपस्थिति में उसका अपघटन कराया जाए तो किसमें बदल जाता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में, और क्या मिल जाता है हमें, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। वियोजन का अगला प्रकार हम बात करते हैं विद्युत वियोजन, यानी इसमें हम वियोजन किसकी उपस्थिति में करा देंगे, विद्युत की उपस्थिति में करा देंगे। लिखा हुआ जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक और उसका गलित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या कर दें, वियोजन करा दें, तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, और इसका कौन सा फॉर्म लेंगे, गलित अवस्था। सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम तथा क्लोरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम तथा क्लोरीन। यानी सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में, गलित अवस्था में, अगर यहाँ पर विद्युत वियोजन यानी जिस बीकर में लिया गया उसमें क्या प्रवाहित कर दें, विद्युत प्रवाहित कर दें, तो क्या बन जाएगा, सोडियम तथा क्लोरीन गैस। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत कॉमन सा है। लिखा हुआ है जल का विद्युत वियोजन। लिखा हुआ है जब अम्लीय जल, अम्लीय जल का मतलब जल में कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं हम, अम्ल। अम्ल इसलिए डालते हैं, जब अम्ल पड़ता है तो आयन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे विद्युत प्रवाह भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि विद्युत को चलने के लिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और या तो मुक्त आयन हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा आयन होगा, उतना ही तेजी से विद्युत प्रवाहित होगा। समझ में आई ये बात। लिखा हुआ है जल का विद्युत वियोजन कैसे करोगे, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। सही बात है, जल का विद्युत वियोजन कराने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजन हो गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं, तीसरा नंबर। थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लें, हो जा भाई, हो जा भाई। लिखा हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन गलित अवस्था में। गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाता है। Al2O3 क्या, किस अवस्था में, गलित अवस्था में। एल्युमिनियम उस बीकर में, तीर नीचे का मतलब वो उस बीकर में जाकर बैठ जाता है अवक्षेप के रूप में, यानी वो नीचे जाकर क्या होता है, बैठ जाता है, और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं विद्युत वियोजन। अब क्रिया का अगला प्रकार हमें बात करना है विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक है, सामान्य तौर पर विस्थापन के बारे में ही पूछता है, विस्थापन देकर ही पूछता है। लिखा हुआ विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। वही वाली बात है भाई, जिसका दबदबा ज्यादा होगा, कम दबदबा वाले को उसकी पद या उसके रोजगार या उसके बिजनेस से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, पहला है आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनते हैं। आयरन है, कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित करके क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। मैग्नीशियम क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा कॉपर और मैग्नीशियम क्लोराइड बनते हैं। भाई मैग्नीशियम क्या है, अधिक अपक्रियाशील, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम। अगला लिखा हुआ है जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट तथा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है, पढ़ चुके हैं। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित करके अपना यौगिक यानी जिंक सल्फेट बना लेता है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है।
तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? विस्थापन अभिक्रिया थी। अब हमें अगली अभिक्रिया बात करनी है, उभय प्रतिस्थापन बोलो या द्विविस्थापन बोलो। लिखा हुआ है जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली को क्या कहते हैं? विनिमय, यानी आयनों के विनिमय हो जाते हैं तथा नए यौगिक बनते हैं, क्या कहलाता है? उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लिखा हुआ है यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। विलयनों के मध्य मतलब दो विलयन होगा, जलीय विलयन सामान्यतः ले लिया जाता है। इसे पढ़ चुके हैं अभी, फिर से दिखा हुआ है। पहला उदाहरण, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड। लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से करा दो, क्या बनता है? बेरियम सल्फेट, यानी इसका सफेद अवशेष प्राप्त होता है और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? सोडियम क्लोराइड का। अगला लिखा हुआ है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाया जाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट बनता है। भाई कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाया जाता है, क्या बन जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला लिखा हुआ है जब फेरिक क्लोराइड के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया क्या है? NH3 और अमोनियम क्या है? NH4 पर प्लस आ जाता है तो बन जाता है अमोनियम आयन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड। लिखा हुआ है फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। फेरिक मतलब जब आयरन Fe3 वाले स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं फेरिक, और जब +2 वाले स्टेट में होता है तो इसको बोलते हैं फेरस। अगला है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तब बनता है सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, अगला और आखिरी सवाल है इस अध्याय का। ठीक है, लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लिखा हुआ है मरकरी ऑक्साइड, अगर इसको ऊष्मा दे दिया जाए तो भी पढ़ चुके हैं, क्या बनता है? मरकरी, यानी अपने द्रव अवस्था में, और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मरकरी का ऑक्साइड है, ऊष्मा देकर गर्म कर देते हैं तो द्रव फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है? मरकरी, और कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगला लिखा हुआ है आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन का सल्फेट यानी FeSO4, और कॉपर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। लिखा हुआ है आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके अपना सल्फेट यानी आयरन सल्फेट तथा कॉपर बना लेता है। अगला लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? HCl। लिखा हुआ है H2Cl2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? HCl बनाता है। संतुलित करना हम सिखा चुके हैं, आप करिएगा। लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को क्या कर दो? जब गर्म कर दो भाई, जिंक कार्बोनेट को जब गर्म कर दोगे क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट को जब गर्म कर दिया जाता है तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड, और साथ ही साथ कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट जब अभिक्रिया करता है सोडियम आयोडाइड से तो क्या बनता है? लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट यानी यहाँ पर बनेगा सिल्वर आयोडाइड। क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड। लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो बनता है सिल्वर आयोडाइड और तथा सोडियम नाइट्रेट। क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट। हम लोगों ने अपना पहला अध्याय विधिवत तौर पर क्या किया है? खत्म किया है।
इसी प्रकार वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम साइंस के जितने भी चैप्टर हैं यानी 13 चैप्टर हैं एक एक वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। समय आ गया है, अगर आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है तो आप अब से लग जाइए और अच्छे नंबर आप अभी भी पा सकते हैं। तो अब समय बर्बाद मत करिए, आप कहीं से भी पढ़ना शुरू करिए। हम ये नहीं कहते आप हमारे ही वीडियो से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी समय ज्यादा गया नहीं है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप हड़बड़ाहट में क्या करोगे, पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि सिलेबस हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने सामने विद्या क्वेश्चन बैंक रखिएगा, खोल के एक एक पॉइंट उसको टिक करते हुए चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।